अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बेसिकली दिस असाइनमेंट इज फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। अच्छा जी, इसमें जो बुनियादी बातें हैं कि नाम लिखना है और सब्जेक्ट वगैरह का वो लिखना है। नाम लिखना है आपको, जैसे नाम है, फादर्स नेम है, इनरोलमेंट नंबर है, क्लास है, सब्जेक्ट नेम एंड कोड है, AI सेंटर एंड कोड है, स्टडी मीडियम है, स्टूडेंट सिग्नेचर। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम ही हैं और ये तमाम डिटेल्स आपका जो आई कार्ड होगा, जो ID कार्ड होगा आपका, उस पर भी ये तमाम तफसीलात जो हैं मज़कूर होती हैं। तो आप वहां से देखकर लिखेंगे इसको। और ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट बुनियादी तौर पर आपको अपने हाथ से लिखना है। इट शुड बी हैंड रिटन, हाथ से लिखना है। ऐसा नहीं कि जीरोक्स करा के दे दिया लोग, सुभान अल्लाह, ठीक है, कौन इतनी मेहनत करेगा। नहीं, आपका बिल्कुल साफ सुथरा और ये होना चाहिए आपका हाथ से लिखा हुआ, और प्रेफरेबली ये नीले पेन से लिखा हुआ होना चाहिए और जेल पेन से नहीं, सेलो पेन से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नो रेड पेन, नो ग्रीन पेन। और ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरजीह इस बात को दी जाए कि ब्लू पेन से इसको बनाएं और जेल पेन से नहीं, वो नहीं जिसमें इंक जो है छूट जाती है। ठीक है, असाइनमेंट भेजने में या किसी वजह से, किसी गलती की वजह से अगर पानी का कतरा भी गिर जाता है तो वो फैल जाती है उसकी इंक, जेल पेन की। तो जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना है, सेलो पेन। ठीक है, जो बॉल पॉइंट पेन होता है, सेलो पेन बोलते हैं, वो वाला पेन इस्तेमाल करना है, जिसकी इंक जो है फैलती नहीं है, उस पेन का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये तो बुनियादी बातें, ये तो आप समझते ही हैं, माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं। टोटल मार्क्स इसमें होते हैं 20। कितने मार्क्स होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे शुरू के इसमें जो 4 क्वेश्चंस हैं वो तो 2-2 मार्क्स के हैं। शुरू के 4 क्वेश्चंस प्रिज्यूमेबली 2-3 नहीं, शुरू के 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, फिर उसके बाद एक 4 मार्क्स का है, और फिर उसके बाद जो है एक 6 मार्क्स का। इस तरीके से बहरहाल वो जो भी तरतीब है वो तो आपके सामने आते रहेगा। टोटल अलबत्ता कितने इसमें? 20 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स इसमें कितने हैं? 20 मार्क्स। चलिए देखिए, यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें हिदायत हैं, वो हिदायत कुछ खास नहीं, बस ऐसी ही है। ये है कि तमाम क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी हैं, और जो जो मार्क दिए गए हैं, जो जो मार्क मुख्तस किए गए हैं हर सवाल के लिए, वो उस सवाल के बराबर में ही लिखे गए हैं। अपना नाम लिखना है, इनरोलमेंट लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, AI नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है फर्स्ट पेज पर आंसर शीट के। ये आपको ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट का जो पेपर है वो आपने डाउनलोड किया होगा, ये आपको मिलेगा, उसमें ये तमाम बातें लिखी हुई होंगी। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 से 60 अल्फाज में आपको किसी एक सवाल का जवाब देना है। 40 से 60 में से किसी एक सवाल का जवाब देना है। जिस सवाल का जवाब देना हमने मुनासिब समझा है उसको हमने यहां पर लिख दिया है, और हर सवाल जो जिस लेसन में से आया है वो लेसन भी यहां पर लिखा हुआ है। सी लेसन 15, लेसन नंबर 15 से ये सवाल है, और उसका जवाब ये है, यहां से जवाब है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि APJ अब्दुल कलाम का इस मुल्क के लिए कई विजन थे, उनके कई मकासद थे, उनके कई अज़ाइम थे कि APJ अब्दुल कलाम ये चाहते थे कि ये मुल्क अपने इन अज़ाइम को पूरा करे। इस मुल्क का जो इस मुल्क का जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया, और जो होम प्रोडक्शन है एम्यूनिशन की, उसमें उन्होंने काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया था। तो APJ अब्दुल कलाम के कई मकासद थे, उनमें से एक मकसद ये था, उस सबक के अंदर वो मकासद जिक्र किए गए हैं, वो अज़ाइम जिक्र किए गए हैं कि क्या क्या अज़ाइम थे। उसमें से एक तीसरा आज़म के बारे में सवाल है कि वो तीसरा आज़म क्या था, तीसरा विजन उनका क्या था, थर्ड विजन। उनका थर्ड विजन क्या था इंडिया के लिए? तीसरा आज़म जो इंडिया के लिए था वो क्या था? और वो इस मुल्क को एक आलमी पावर और आलमी टक्कर का बनाने के लिए क्या सोचते थे? ये सवाल है कि तीसरा विजन क्या था और वो क्या चाहते थे कि आलमी सतह पर क्या कहते हैं, इंडिया जो है किस तरीके की उसकी इमेज हो, किस तरीके की उसकी रेपुटेशन हो। ये सवाल है, इसका जवाब ये है, यहां पर लिखा हुआ है, माई थर्ड विजन इज फॉर इंडिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज
थर्ड विजन, his third vision for India is to assert itself globally. मेरा तीसरा विजन इंडिया के लिए यह है कि इंडिया अपने आप को आलमी सतह पर, यह आपको दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं, घबराने की बात नहीं, यह आपको दिया जाएगा, आलमी सतह पर अपने आप को एक मजबूत शक्ल में लोगों के सामने पेश करे। ठीक है, एक ऐसी शक्ल में अपने आप को पेश करे कि लोग इंडिया का लोहा माने। ठीक है, अच्छा जी, इफ वी डोंट स्टैंड अप, अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे, वी वोंट अर्न रेस्पेक्ट, तो हम इज्जत नहीं कमाएंगे। जो हमारा एहतराम होना चाहिए दुनिया की सतह पर, आलमी सतह पर, जो हमारा और हमारे मुल्क का एहतराम करना चाहिए, वो एहतराम अगर हमें हासिल नहीं होगा अगर हम अभी उठ खड़े नहीं होंगे तो। स्ट्रेंथ कमांड्स रेस्पेक्ट, अगर ताकत होती है इंसान के अंदर तो उससे रेस्पेक्ट मिलती है। अगर एक पावरफुल आदमी होता है तो उसकी रेस्पेक्ट होती है कि नहीं होती है? तो स्ट्रेंथ यानी ताकत, कमांड्स रेस्पेक्ट, ये आपको इज्जत देती है, आपको ये इज्जत हासिल करके देती है। सो वी नीड बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, चुनांचे हमें दोनों चीजों की जरूरत है, मिलिट्री पावर की भी जरूरत है और इकोनॉमिक पावर की भी जरूरत है। यानी इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए, माशी हालत भी इंडिया की अच्छी होनी चाहिए और मिलिट्री भी इंडिया की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों चीजें साथ मिलकर काम करें हमारे मुल्क के लिए, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पेक्टेड, ताकि हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग बन सके और हमारे मुल्क की एक इज्जत हो दुनिया में। अच्छा जी, तो बस ये मुख्तसर सा आंसर है। थर्ड विजन क्या था उनका? थर्ड विजन ये था कि इंडिया अपने आप को आलमी पैमाने पर और आलमी सतह पर एक फोर्स बनकर सामने आए। और उनका कहना यह था, अब एपीजे अब्दुल कलाम का, कि अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो हम इज्जत हासिल नहीं कर पाएंगे। इज्जत किस चीज से आती है? ताकत से आती है। ताकत इज्जत हमको देती है। चुनांचे हमें मिलिट्री पावर की भी जरूरत है और इकोनॉमी पावर की भी जरूरत है, ताकि वो दोनों पावर जो है एक साथ मिलकर काम कर सके और हमारा मुल्क जो है वो स्ट्रांग हो सके और हमारे मुल्क की रेस्पेक्ट हो सके। ठीक है जी, अगला सवाल, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ये मेरे ख्याल से कोई 40 से 41 वर्ड में है, ये मुख्तसर सा जवाब है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को मजीद अपने तर्ज पर लिखना चाहते हैं और किताब में से लिखना चाहते हैं तो आप सी लेसन 15 लेसन नंबर 15 पर जाएंगे और आप ये वर्ड देखेंगे, थर्ड विजन कहां से शुरू हो रहा है। थर्ड विजन, ये वाला वर्ड जो मैंने यहां पर ये बॉक्स में किया है, थर्ड विजन देखेंगे, उसमें फर्स्ट विजन, सेकंड विजन, थर्ड, ये एक 1.5 सफ़े का सबक है बस। थर्ड विजन देखेंगे, जहां से थर्ड विजन शुरू हो रहा है वहां से आप अपने लफ्जों में भी इसको लिख सकते हैं, ये किताब के लफ्जों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा अलबत्ता मानना यह है कि किताब के अल्फाज बेआईनी ही नहीं लिखे जाने चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल, थोड़ी बहुत तब्दीली की जानी चाहिए, ताकि मुमतहिन जो देखता है वो ये देखता है कि ऐसा तो नहीं कि किताब में से डायरेक्ट कॉपी कर दिया है। मुमतहिन ये सोचता है कि थोड़ा सा अपने मतलब स्टूडेंट की भी अपनी कुछ काविश हो, कुछ उसने भी अपना किया हो। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। थर्ड विजन, दूसरा सवाल था इसमें और उसका जवाब यह है। दूसरा सवाल यह है, क्या ये आंसर नहीं, ये क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग रबिश, यानी जो कूड़ा होता है उसको रिसाइकल करना। रिसाइकल एक बहुत कॉमन लफ्ज होता है। रिसाइकल का मतलब होता है कि कोई चीज खराब हो गई, जैसे खराब पन्नी है या खराब बोतल है शीशे की या खराब कोई भी चीज है। अब या तो यह है कि हम पुरानी वाली को कहीं पर फेंक दें और नई को इस्तेमाल करें, फिर दोबारा से असरनो नई बनाएं। दूसरा तरीका यह है कि यही जो पुराना सामान हुआ है, इसी पुराने सामान को फिर से प्रोसेस करके और उसी पुराने सामान को फिर से नया बना देना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? रिसाइकलिंग। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो रिसाइकलिंग करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम कूड़े को रिसाइकल करें तो इससे न सिर्फ ये कि पैसे बचेंगे बल्कि इससे हमारा माहौल भी बचेगा, इन्वायरमेंट भी हमारा जो है उसको मदद मिलेगी। इन व्यू ऑफ दिस, इस नजरिए से या इस जाविये से मेंशन 4 एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग टू जस्टिफाई योर आंसर। आप 4 फायदे बताएं रिसाइकलिंग के, 4 फायदे बताएं जिससे आप अपने जवाब को सही करार दे सकें। ठीक है, यानी
क्वेश्चन में यह है कि रबिश यानी कूड़े कचरे को दोबारा से ठीक करके इस्तेमाल के काबिल बनाना, इसके क्या फायदे हैं? इससे जाहिर सी बात है पैसा भी बचता है, और इससे जाहिर सी बात है हमारा माहौल जो है वो भी उतना पॉल्यूशन उसमें नहीं आता, इतना पॉल्यूटेड नहीं होता। तो आप इसको जवाब दीजिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिए, और जवाब में आप कम से कम 4 फायदे बताएं रिसाइकलिंग के, 4 ऐसे फायदे बताएं रिसाइकलिंग के जो कि अच्छे हों और जिससे आपका जवाब जो है वो सही ठहराया जा सके। तो 4 जो है हमने यहाँ पर लिख दिए। रिसाइकलिंग ऑफर्स मल्टीपल बेनिफिट्स, रिसाइकलिंग के बहुत से फवायद होते हैं जिससे दोनों चीजों में फाइनेंशियल सेविंग भी होती है, यानी पैसे की भी बचत होती है, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और माहौल का भी तहफ्फुज होता है। रिसाइकलिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस, रिसाइकलिंग के बहुत से फायदे हैं। नंबर 1, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन जो है वो कम होता है, जो कि क्या कहते हैं वेस्ट यानी कचरे वगैरह के जमा होने से और कचरे वगैरह के परागंदगी की वजह से और उनकी खराबी की वजह से जो माहौल खराब होता है उसके अंदर क्या होता है, उसकी वजह से होने वाली जो पॉल्यूशन होती है उसमें कमी होती है। नंबर 1, पॉल्यूशन में कमी होती है कचरे की वजह से, या कचरे के माहौल में परागंदगी फैलाने की वजह से जो पॉल्यूशन फैलता है उसमें कमी होती है। नंबर 2, दूसरा एडवांटेज, दूसरा फायदा, आप जो है रिसोर्सेज यानी जो जराए हैं, जो कीमती जराए हैं जैसे कि पेड़ है या मेटल है यानी धात वगैरह है या पानी है, इनको भी आप महफूज कर रहे हैं, इनको भी आप सेव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक लकड़ी की चीज है, वो टूट गई, तो आप उस लकड़ी को दोबारा से प्रोसेस करके और एक नई लकड़ी की शक्ल दे दें, ठीक है। तो आप बजाय इसके कि एक दूसरा नया पेड़ काटकर उस रिसोर्स को इस्तेमाल करें, आप पुरानी लकड़ी को ही नया बना लें, तो इससे क्या होगा, जो रिसोर्स है उसकी बचत होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आजकल आप लोगों ने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, बड़े बड़े शहरों में अब पानी के प्लांट लगे होते हैं जो गंदे पानी को फिल्टर करके साफ करके दोबारा से आप इस्तेमाल करने के काबिल बना सकते हैं, ठीक है। गंदे से गंदे, इंतहाई गंदे पानी को भी आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके दोबारा से इस्तेमाल करने के काबिल बना सकते हैं। तो जमीन के अंदर जो पानी हमारा है वो महफूज रहेगा अगर हम दोबारा से गंदे पानी को साफ करके पीने के काबिल बना सकें। तो एक फायदा तो यह होगा क्या कि जो रिसोर्सेज हैं, जो जराए हैं, जो कीमती जराए हैं, उनका तहफ्फुज होगा, उनकी बचत होगी। तीसरा कि जो मटेरियल है जैसे कि कागज है, मेटल बोलते हैं धात को, जैसे लोहा, इस तरह की चीजें हो गई, लोहा वगैरह, शीशा है और प्लास्टिक वगैरह हैं, ये जो चीजें हैं इनको दोबारा से हम, इन मटेरियल्स को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से इस्तेमाल करेंगे तो नए रिसोर्स की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। नए जराए की और नए रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो भी जो है कम हो जाएगी। तो पहला फायदा पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा फायदा कि जो रिसोर्सेज हैं, जो जराए हैं, जहां से ये चीजें आती हैं या जो ओरिजिनल ये चीजें हैं उसकी जो है उसका तहफ्फुज होगा। तीसरा यह है कि इन मटेरियल्स को दोबारा से हम इस्तेमाल करने के काबिल बना सकते हैं। और चौथा यह है कि इससे एनर्जी भी हमारी बचेगी। एनर्जी का मतलब होता है जैसे बिजली वगैरह या बनाने के लिए जो खपत लगती है, एक नया सामान बनाने के लिए जो खपत लगती है उसकी भी काफी हद तक कमी होगी, ठीक है। चलिए मिसाल के तौर पर अगर आपको पुराना मटेरियल है उसको दोबारा से रिसाइकल के प्रोसेस से गुजार कर हम उसको नया बना लें, तो बजाय इसके कि हम नए वाले काट कर बनाएं या नए बनाएं, उसके मुकाबले में कम एनर्जी और कम आपकी खपत होगी। तो ये 4 आपके एडवांटेजेस हैं, 4 आपके फायदे हैं जो यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। मैं शायद ज्यादा तफसील में, आपको इतनी ज्यादा तफसील भी समझने की जरूरत नहीं है, आप बस आसान से, अच्छा ये आपका जो है ये लेसन नंबर 20 में है। अगर आप इसको भी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लेसन नंबर 20 में जाएं और वहां उस लेसन में बहुत सारे फायदे जिक्र किए गए हैं कि कचरे को दोबारा से रिसाइकल करने के और दोबारा से उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के क्या फायदे हैं, ये आपका लेसन नंबर 20 में मिल जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है लेसन नंबर 20। आप चाहें तो उसमें से छोटे छोटे से लाइनें सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। अच्छा जी,
चलिए आगे। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। अच्छा, ये तीसरा सवाल है, इसमें यह है कि 40 से 60 लफ्जों में इसका जवाब देना है। ऊपर के 2 सवाल वो भी बेआईनी इसी तरीके से, उसमें भी 40 से 60 लफ्ज। सवाल क्या है कि जो नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इसके बहुत से फवाइद हैं। इसके क्या हैं? बहुत से फवाइद हैं। एक तो ज़राअत में भी इसका फायदा है और माहौलियाती निज़ाम जो है उसमें भी इसका फायदा है। ठीक है, तो सवाल इसमें यह है कि आप मेंशन सम वेज, कुछ ऐसे तरीके का जिक्र कीजिए अपने सवाल में जिसकी वजह से नीम, जिसमें जो इस चैप्टर में जिक्र की गई हैं, जो नीम की खूबियां जो जिक्र की गई हैं, उसमें से कुछ तरीकों का आप जिक्र कीजिए। और इस लेसन का नाम है द विलेज फार्मेसी, और ये लेसन है लेसन नंबर 21। ये लेसन है लेसन नंबर 21। बुनियादी तौर पर आपको क्या करना है इसमें कि नीम के पेड़ के क्या फायदे हैं, जो फायदे लेसन में जिक्र किए गए हैं उनमें से कुछ फायदों का, और उनमें से कुछ ऐसे तरीके जिसकी वजह से ज़राअत में यानी कि खेती बाड़ी में, और दूसरे क्या कहते हैं माहौलियात जो है, मौसम वगैरह जो होता है, जो फिजा वगैरह होती है, उसमें क्या फायदे होते हैं वो जिक्र करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर, द नीम ट्री, यानी नीम का दरख्त जो है ये एक वंडर ट्री है, यानी एक अजूबा दरख्त है। वंडर ट्री बोलते हैं एक अजूबा दरख्त को, यानी एक ऐसा अजूबा है जिस मतलब उसके फावाइद इतने ज्यादा हैं कि वो एक अजूबा है। ठीक है, और ये दोनों एग्रो फ्रेंडली भी है, यानी इसकी वजह से ज़राअत वगैरह में भी फायदा होता है, काश्तकारी वगैरह में फायदा होता है, और दूसरा इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली बोले तो माहौलियात दोस्त है ये, और इससे खेत वगैरह में और नेचर यानी कि हमारा जो कुदरती माहौल है इसमें भी फायदा होता है। तो 5 तरीके यहां पर जिक्र किए गए हैं जिसकी वजह से ये जो है फायदेमंद हो सकता है। क्या क्या है वो तरीके? नंबर 1, एक्ट्स एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड। नीम का पेड़ जो होता है ये नेचुरल पेस्टिसाइड यानी जरासीम कुश अद्विया के तौर पर, नीम का पेड़ फितरी जरासीम कुश अद्विया के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पेस्टिसाइड बोलते हैं, आप जो लोग क्या कहते हैं खेत वगैरह का जिनका काम है वो जानते होंगे कि खेतों में पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, यानी कीड़े मारने की दवाई छिड़की जाती है। तो कीड़े मारने की दवाई को ही क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। और नीम जो है वो नेचुरल यानी कुदरती तौर पर एक कीड़े मारने की दवा है। ठीक है, और इसकी प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, इससे जो है फसल जो होता है उसकी हिफाजत होती है, और इससे माहौल भी है हमारा खराब नहीं होता। ठीक है, दूसरा तरीका, ये नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका, यानी फर्टिलाइजर बोलते हैं खाद को। बुनियादी तौर पर नीम जो है ये खाद के तौर पर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि नीम से खाद का काम भी आप ले सकते हैं, और इससे जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो भी बेहतर होती है। तीसरा तरीका यह है कि नीम में बहुत से मेडिसिन के फायदे होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं नीम के अंदर, यानी नीम के बहुत से मेडिसिन और दवाई के फायदे होते हैं। आप लोग जानते हैं कि नीम से बहुत सारे दवाई के फायदे लिए जाते हैं, जैसे खून साफ करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जख्म वगैरह पर इसको पीस के इसका पेस्ट लगा देते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे नीम के मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, और इसको बीमारी की इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा यह है कि इससे बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वो भी खत्म होती है। बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब यह होता है कि नीम के जो अज्जा हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं या नीम का जो वो निमोली होती है, वो जब जमीन में गिरती है तो जमीन में ही घुल मिल जाती है और जमीन को मजीद फायदेमंद बना देती है, बजाय इसके कि कोई ऐसी चीज जो जमीन में जाए और वो जमीन में जो है उसकी खपत ना हो, बल्कि वो जमीन में यूं ही पड़ी रहे और उसकी वजह से जमीन खराब हो। ऐसी चीज नहीं है नीम। नीम एक ऐसी चीज है जो जैसे इसके पत्ते हैं या इसकी शाखें हैं या इसकी जो इसका जो फल होता है वो जब जमीन में गिरता है तो जमीन की क्वालिटी को मजीद बेहतर बना देता है और बायोडिग्रेडेबल होता है वो। ठीक है, अच्छा जी, 5वां फायदा यह है कि नीम से आप ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसकी लकड़ियां वगैरह जलाकर, और उसकी लकड़ियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मजीद जो है आप इसको मजीद दूसरे पेड़ भी आप लगा सकते हैं और फिर दूसरे पेड़ भी आपके उग सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका जवाब इसका। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें 100 से अब तक जितने अल्फाज थे उसमें 40 से 60 लफ्जों में आपको जवाब देना था। 40 से 60 में या 50 से 60 लफ्जों में आपको जवाब देना था? 40 से 60 लफ्जों में। इन सब सवाल, ये सब सवाल जो थे इनके जवाब छोटे छोटे थे। अब जो है इनका जवाब देना आपको 100 से 150 अल्फाज में, और ये 4 नंबर का है। अब तक जो जितने सवाल थे ऊपर वो 2 नंबर के थे, ये 100 से 150 लफ्जों में लिखना है और ये 4 नंबरों का है। 4 नंबर का है। देखिए इसको, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन ये है, अच्छा हर सवाल में इसके ऊपर से जितने भी हम देख रहे हैं, हर सवाल में 2 ऑप्शन दिए गए, ए और बी, ए और बी, ए और बी। आपको उन 2 में से एक ही करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने अपने हिसाब से, मुझे जो लगा कि आप ये कर सकते हैं बआसानी, वो मैंने यहां पर जिक्र कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, अलबत्ता जो मैंने एक ऑप्शन जो है अलबत्ता मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए हैं, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा और उतना ज्यादा आपको लिखने में परेशानी होगी। यहां पर सवाल यह है कि एक नज़म है, गैब्रियल ओकारा, ये एक मुसन्निफ हैं, इनकी एक नज़म है। नज़म का उन्वान है वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा की बात है। इस नज़म के अंदर ये जिक्र किया गया है कि लोगों का रवैया वक्त के साथ साथ क्या होता है, बदल जाता है। लोगों का रवैया क्या हो जाता है, वक्त के साथ साथ बदल जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मासूम होते हैं और बच्चे जो कुछ दिल में होता है वो बोल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बातें छुपाने लगते हैं, मसलिहत पसंद हो जाते हैं और झूठ भी बोलते हैं। या इसी तरीके से जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर मोहब्बत का जज्बा ज्यादा होता है, हमदर्दी का जज्बा ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके मिजाज में सख्ती आ जाती है। तो वक्त के साथ साथ इंसान का जो बिहेवियर है, ये इंसान का जो मिजाज है, इंसान का जो मजाक है, इंसान की जो तबीयत है, आदत है, सृष्ट है, फितरत है, ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो इस नज़म के अंदर यही कहा गया है कि ये तमाम चीजें हमारी बदल जाती हैं। अच्छा जी, पीपल चेंज ओवर द ईयर्स, दे बिकम कोल्ड हार्टेड, संग दिल हो जाते हैं, इनडिफरेंट, गाफिल हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ, देयर इज अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम इनोसेंस एंड जेन्युइननेस टू अनट्रस्टवर्दीनेस। वक्त के गुजरने के साथ साथ उनकी जो शनाख्त होती है मासूमियत की और सच्चेपन की, वो बदलकर क्या हो जाती है, अनट्रस्टवर्दीनेस, यानी नाकाबिल भरोसा हो जाता है आदमी। एंड एन अनकेयरिंग एटीट्यूड, और केयर वगैरह, मोहब्बत शफकत की जो जज्बा होता है इंसान के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये इस नज़म का एक मरकजी नुक्ता है, एक मरकजी ख्याल है, सेंट्रल आइडिया है। ये इस नज़म का एक मरकजी ख्याल है। इसके बारे में कह रहे हैं कि आप अपना तबसरा पेश कीजिए। आपका तबसरा ये 100 से 150 लफ्जों के अंदर होना चाहिए। उसी की रियायत करते हुए यहाँ पर ये 100 से 150 लफ्ज के अंदर यहाँ पर ये लिखा गया है। तकरीबन 150 लफ्जों में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गैब्रियल ओकारा की नज़म वंस अपॉन अ टाइम टॉक्स अबाउट हाउ पीपल चेंज। ये इस बारे में बात करती है कि लोग किस तरीके से बदल जाते हैं एज दे ग्रो, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। इट शोज, ये नज़म जाहिर करती है, दैट एज टाइम पासेस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंडिविजुअल्स कैन बिकम मोर डिस्टेंट, तो अफराद जो है मजीद दूर हो जाते हैं। एंड नॉट एज काइंड, और वो इतने रहमदिल और इतने शफीक नहीं रहते एज दे यूज्ड टू बी, जितना कि वो पहले हुआ करते थे। द पोएम एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी एंड द नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स कैन मेक अस चेंज हाउ वी बिहेव एंड फील। ये नज़म इस बात की वजाहत करती है कि कैसे समाज और अपने आप को महफूज रखने की जरूरत, कैन मेक अस चेंज, हमको तब्दील करा देती है, हाउ वी बिहेव, हम जिस तरीके से अपना रवैया या सलूक करते हैं और जिस तरीके से हम महसूस करते हैं। यानी कि इस नज़म के अंदर बुनियादी तौर पर क्या बताया गया है? जो कुछ बताया गया है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ कैसे हम जो है मासूम सिफत होते हैं, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ हमारे अंदर जो है सख्ती आ जाती है या हमारे अंदर जज्बात में शिद्दत आ जाती है। वो तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर बताई गई है। यही इस नज़म के बारे में है। तो आपको बुनियादी तौर पर यही जवाब लिख देना है। इट टॉक्स अबाउट लूजिंग द गुडनेस एंड ऑनेस्टी। ये नज़म बयान करती है कि
ये नज़म बयान करती है ईमानदारी और अच्छाई के ख़त्म होने के बारे में। वी हैड, जो कि हमारे पास होती थी, व्हेन वी वर यंगर, जब हम छोटे हुआ करते थे, एंड बिकमिंग लेस ट्रस्टवर्दी एंड केयरिंग, और ये नज़म बात करती है हमारे कम काबिल एतबार और कम देखभाल करने वाला बनने के बारे में। यानी कैसे कैसे जो है हम अपना ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और जो हमारे अंदर अच्छाई की सिफात होती हैं बचपन में, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। दिस चेंज मेक्स अस लूज आवर ट्रू फीलिंग्स, ये तब्दीली हमसे हमारे जो असली जज्बात जो हकीकी एहसासात होते हैं उनको खत्म कर देती है। एंड कनेक्शन विद अदर्स, और दूसरों के साथ जो ताल्लुक होना चाहिए वो ताल्लुक हमारा खत्म हो जाता है एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। ठीक है। द पोएम कंपेयर्स हाउ सिंपल एंड ऑनेस्ट अ चाइल्ड्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज। ये नज़म तवाजुन मुकाबला करती है, मुवाजना करती है कि किस तरीके से सादा और ईमानदार होते हैं बच्चे के नजरियात दुनिया के सिलसिले में, बिलमुकाबिल उसके कि जब वो बड़ा होता है तो धोखापन आ जाता है और डिसऑनेस्टी और बेईमानी आ जाती है इन द अडल्ट वर्ल्ड, बड़ी दुनिया में या बालिगों की दुनिया में। यानी बचपन की दुनिया जो होती है हमारी, उसके अंदर ऑनेस्टी होती है, उसके अंदर काइंडनेस होती है, उसके अंदर केयर होता है, उसके अंदर जेन्युइननेस होती है, उसके अंदर जो है शफकत होती है, मोहब्बत होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बड़ी होती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये जज्बात जो हैं उनके अंदर से उस मासूमियत के साथ और उस खुलूस के साथ नहीं रहते, बल्कि हमारे अंदर जो है मौका परस्ती, मसलिहत पसंदी, और हम अपने जो हमारे जज्बात होते हैं उनको हम अपने मफाद के तवाजुन में तोलते हैं हमेशा। ठीक है। ये इंसानी वो है, कमजोरी है कि इंसान हमेशा अपने ताल्लुकात को अपने मफाद के जाविये से तोलता है। अगर उसको किसी ताल्लुक में अपना मफाद नजर आता है तो वो ताल्लुक रखता है, और उसको अपना ताल्लुक, उस ताल्लुक में उसको अपना मफाद या अपनी मसलिहत, अपना फायदा नजर नहीं आता तो फिर उस ताल्लुक को वो ज्यादा अहमियत नहीं देता है। ठीक है। बिलमुकाबिल बच्चों के, कि बच्चों के अंदर इन तमाम चीजों को प्रोसेस करने की जो है ये तमाम फिल्टर बच्चों के जहन में नहीं होते हैं। ये तमाम फिल्टर जो है बड़े लोग जो हो जाते हैं उनकी दुनिया में और उनकी जिंदगी में आ जाते हैं। Overall, the poem reminds us how important it is to stay true to ourselves. मजमूई तौर पर यह नज़म हमको याद दिलाती है कि अपने आप के बारे में सच्चा रहना कितना अहम है। Despite the pressure of fitting and growing older, उम्र के बढ़ने और समाज में हमारे फिट होने के दबाव के बावजूद, it emphasizes finding our real selves. ये ताकीद डालती है कि हम अपने हकीकी खुदी को पहचानें, अगेन दोबारा से, बाय बीइंग सिंसियर, मुखलिस होकर, एंड जेन्युइन और सच्चा होकर, इवन एज टाइम पासेस, अगरचे टाइम जो है वो गुजरता रहा हो। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर इस सवाल का मकसद और सवाल का जवाब जो है वो आप समझ गए हैं। अल्फाज आपके सामने ये मौजूद हैं, इसकी मदद से आप इसको लिख सकते हैं, थोड़े बहुत तब्दीली भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर जो है अब ये 5वां सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी यही है कि 100 से 150 लफ्जों में जवाब देना है। सवाल क्या है वो मैं समझा देता हूं। सवाल यह है कि एक नज़म है, ठीक है, उस नज़म की मुसन्निफा हैं, ये लिखने वाली हैं एलिन मैथायस। ठीक है। और इसमें जो है उनका जो लेसन है वो है ट्रीज, ये लेसन नंबर 4 है। पेड़ के ऊपर एक जो है सबक है, ये एक नज़म है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि पेड़ को इंसान से मुवाजना किया है। पेड़ का कंपैरिजन इंसान से क्या है, पेड़ का कंपैरिजन इंसान से क्या है का मतलब यह है कि जिस तरीके से इंसान के पांव जमीन पर होते हैं और उसका सर ऊपर होता है, इसी तरीके से पेड़ को भी कहा गया कि पेड़ के पांव जो हैं वो जमीन में है, यानी पेड़ की जड़ें जमीन में हैं और पेड़ का सर जो है या धड़ जो है ऊपर है। और जिस तरीके से जो जो क्वालिटीज इंसान की होती हैं वही क्वालिटीज उन्होंने इंसान की किसको दी हैं, पेड़ को दी हैं। इसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन भी बोलते हैं, यानी इंसान की सिफात को किसी गैर जानदार चीज को देना। मिसाल के तौर पर आप बोलें कि पेड़ की धड़कन,
तो पेड़ की दरअसल धड़कन नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इंसान की जो सिफात है वो उसको दे रहे हैं, ठीक है। या बोलें कि जब पेड़ को काटा तो पेड़ का खून निकलने लगा। पेड़ का खून नहीं निकल रहा है, लेकिन आप कहना ये चाह रहे हैं कि पेड़ को तकलीफ हो रही है या पेड़ के अंदर से कोई रतूबत या कोई सैलान वाला मादा जो है वो निकल रहा है, ठीक है, यानी कि पेड़ को तकलीफ हो रही है, ये कहना आप चाहते हैं। पेड़ के पांव जमीन पर हैं, अगर आप ये कह रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि पेड़ की जड़ें जमीन में मौजूद हैं, ठीक है। तो इंसान की सिफात को किसी दूसरी चीज को देना, उन सिफात को, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को या ह्यूमन क्वालिटीज को किसी गैर इंसान को, नॉन ह्यूमन को देना, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। उसी से मुताल्लिक जो है इस नज़म के अंदर एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ पेड़ का मुवाजना किया गया है। उस मुवाजने को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल है और इसी से मुताल्लिक जवाब भी है। इसमें जो है पेड़ के बारे में, पेड़ को उन्होंने ह्यूमन लाइक ट्रेट्स, इंसान जैसी सिफात, ट्रेट्स के माने सिफात, इंसान जैसी सिफात दी हैं उन्होंने। दे हैव बीन पिक्चरस्कली डिस्क्राइब्ड विद फिजिकल ह्यूमन क्वालिटीज, उनको बिल्कुल साफ साफ पिक्चर के अंदाज में, तस्वीरी अंदाज में बयान किया गया है। इंसान की जिस्मानी और इंसान की जो जज्बात और इंसान के अंदर जो इमोशंस होते हैं उन क्वालिटीज के साथ। और अब सवाल का आखिरी और खुलासे कलाम सवाल का यह है कि शायर ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से बड़े और लंबे दरख्तों को इंसानों से जिस तरीके से जो तमसील पेश की है उसको अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जो मुमासलत और जो मुशाबहत शायर ने दरख्तों और इंसानों के दरमियान इस नज़म के अंदर पेश की है, उस नज़म को या उन क्वालिटीज को आप अपने लफ्जों में बयान कीजिए। तो वो आप यहां पर लिखेंगे। इन एलिन मैथियाज पोयम टॉल ट्रीज, ये उनका नाम है, टॉल ट्रीज, और ये लेसन नंबर 4 है। टॉल ट्रीज आर शोन टू बी अ लॉट लाइक पीपल, ठीक है। उनकी यानी इनकी जो मोहतरमा की नज़म है टॉल ट्रीज, इसको जाहिर किया गया है इंसान की बहुत सी खुसूसियात की तरह। शी टॉक्स अबाउट ट्रीज, वो पेड़ों के बारे में बात करती है। हैविंग फीट इन द ग्राउंड, कि उनके पांव ग्राउंड में हैं, जमीन में हैं। एंड हेड्स इन द स्काई, और उनके सर आसमान में हैं। जस्ट लाइक ह्यूमंस हैव लेग्स ऑन द अर्थ, जिस तरीके से इंसानों के पांव जमीन पर होते हैं। एंड हेड्स रीचिंग अपवर्ड्स, और सर ऊपर की तरफ होता है। इट्स लाइक द ट्रीज आर वॉचिंग द पासिंग क्लाउड्स, और जो लंबे लंबे दरख्त होते हैं वो अपने ऊपर से बादलों को गुजरता हुआ देखते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि वो दरख्त जो हैं वो अपने ऊपर से बादलों को गुजरता हुआ देखते हैं। ऑलमोस्ट एज इफ दे आर लुकिंग एट द स्काई लाइक वी डू, तकरीबन उसी तरह जिस तरीके से हम आसमान की तरफ देखते हैं, ठीक है। यानी जिस तरीके से इंसान आसमान को उठाकर, सर उठाकर देख सकता है और देखता है, इसी तरीके से यही सिफत उन्होंने लंबे दरख्तों को भी दी है कि लंबे दरख्त भी ऐसे ही हैं, गोया कि उनका सर ऊपर की तरह है, ऊपर की तरफ है, और वो आसमान को देख रहे हैं। तो आसमान को देखना ये दरअसल इंसान की सिफत है, लेकिन ये सिफत उनको पेड़ को दी गई है। द पोएम ऑल्सो सेज दैट व्हेन इट गेट्स डार्क, ये नज़म ये भी कहती है कि ये छोटी सी नज़म है, बिल्कुल छोटी सी नज़म है, ठीक है। ये नज़म ये भी कहती है कि जब अंधेरा होता है, द ट्रीज प्रोटेक्ट बर्ड्स, तो ये दरख्त जो है चिड़ियाओं की हिफाजत करते हैं, परिंदों की हिफाजत करते हैं। परिंदों की हिफाजत किस तरह करते हैं कि परिंदों के इनके अंदर घोंसले होते हैं और परिंदे इनके अंदर जाकर अपनी पनाह लेते हैं। गिविंग देम अ सेफ प्लेस, उनको सेफ प्लेस देते हैं। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। जस्ट लाइक अ पेरेंट और गार्जियन वुड, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से वालिदैन या जिम्मेदार, बच्चों के जिम्मेदार या गार्जियन जो होते हैं, जिस तरीके से अब छोटे बच्चे वापस आते हैं घर में और ठहरते हैं रात में, उनके लिए सेफ प्लेस होता है, इसी तरीके से पेड़ भी एक सेफ जो है जगह फराहम करते हैं जहां पर बच्चे वगैरह या चिड़िया वगैरह, परिंदे वगैरह बआसानी रख सकें। एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन एवरीथिंग इज क्वाइट, जब हर चीज खामोश हो जाती है, द ट्रीज आर लाइक क्यूरियस वॉचर्स, तो दरख्त जो होते हैं ये मुतजस्सिस निगरान की तरह होते हैं। लुकिंग डाउन एट द वर्ल्ड, जो कि नीचे जमीन को देख रहे होते हैं। बीनीथ द मून्स लाइट,
चांद की रोशनी के नीचे, मच लाइक हाउ पीपल माइट लुक आउट एट नाइट फ्रॉम देयर विंडोज। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से रात में इंसान अपने घर की खिड़कियों से बाहर देखता है, जिस तरीके से इंसान रात में घर की खिड़कियों से बाहर देखता है, नजर रखता है कोई चोर वगैरह तो नहीं आ रहा, तमाम चीज सेफ है, घर की कुंडी बंद है, ठीक है, इन तमाम चीजों का जो ख्याल रखता है इंसान, इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि चांद की रोशनी में बाहर खड़े हुए दरख्त भी इसी तरीके से जमीन पर नजर रख रहे होते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल मजमूई तौर पर द पोएम शोज ट्रीज इन अ वे दैट इज सिमिलर टू हाउ ह्यूमंस बिहेव एंड फील, कि ये नज़म जो है वो जाहिर करती है कि दरख्त जो हैं एक तरीके से ऐसे ही हैं जैसे कि इंसान हैं, और जिस तरीके से इंसान बिहेव करते हैं और जिस तरीके से इंसान फील करते हैं, ठीक इसी तरीके से ये पेड़ भी करते हैं। इट्स लाइक दे हैव इमोशंस, ऐसा ही है जैसा कि पेड़ के भी जज्बात होते हैं, उनके भी एहसासात होते हैं। एंड टेक केयर ऑफ अदर्स, और जिस तरीके से इंसान दूसरों की देखभाल करता है इसी तरीके से पेड़ भी दूसरों की देखभाल करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जवाब। आप मफहूम समझ ही गए हैं इस नज़म का, और ये अल्फाज, ये आपके जवाब के अल्फाज हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, ये 6 नंबर का है सवाल, ये सबसे ज्यादा मार्क्स का ये सवाल है, 6 नंबरों का। ये आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, तकरीबन 500 वर्ड्स में लिखना है। एग्जैक्टली 500 वर्ड्स नहीं है, बट अबाउट 500 वर्ड, तकरीबन 500 अल्फाज से थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा तो चलेगा। ये तकरीबन 450 अल्फाज में है। ये क्या है ये? इसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन जो है इसमें बी वाला ऑप्शन, जो बी था, जो दूसरा ऑप्शन है वो यहां पर लिया गया है। यह है आपके हेल्थ से मुताल्लिक, सेहत से मुताल्लिक। इसमें सवाल यह है कि सेहत जो है वो बेइंतहा कीमती दौलत है इंसान के लिए। ठीक है, पूरी जिंदगी इंसान के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी सेहत ही रहती है, और इंसान जो है बगैर ज्यादा पैसे के जिंदा रह सकता है, लेकिन विदाउट गुड हेल्थ सर्वाइवल कैन बी डिफिकल्ट। बगैर सेहत के इंसान का जिंदा रहना दुश्वार हो जाता है। इट इज ऑब्वियस देन दैट वन कैन फील कंटेंट एंड कंप्लीट विद गुड हेल्थ। इट इज ऑब्वियस, ये बात जाहिर है, आया है कि इंसान, अच्छी सेहत अगर इंसान की हो तो वो मुतमईन रह सकता है, और अच्छी सेहत अगर इंसान की हो तो उसकी जिंदगी मुकम्मल है। एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, अगर इंसान की सेहत अच्छी हो तो वो मुस्बत तरीके से और मानाखेज तरीके से समाज में और कम्युनिटी में और मुल्क के लिए अपना कंट्रीब्यूशन और अपना ताउन भी पेश कर सकता है। अगर इंसान बीमार है तो वो दूसरों को क्या अपना कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन अगर इंसान सेहतमंद है तो मेहनत करके, मजदूरी करके, या अपनी क्या कहते हैं कोशिश से दूसरे लोगों के फायदे के लिए ही कुछ ना कुछ काम करता रहता है। अच्छा जी, अब इसमें सवाल क्या है? राइट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर, जिस टॉपिक का उन्वान रहेगा ये आपको उन्वान इस तरीके से लिखना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब है सेहत ही दौलत है, या सेहत ही सबसे अजीम दौलत है। यू मे इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग गाइडिंग पॉइंट्स। आप मुंदरिजा झेल नुकात को शामिल करके या इनकी मदद से आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की मदद से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा जी, क्या है ये पॉइंट्स? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश न्यूट्रिशियस फूड एंड बैलेंस डाइट। ताजा, फ्रेश, न्यूट्रिशियस, मुकव्वी, एंड बैलेंस्ड और मुतवाजिन ग़िज़ा की अहमियत, यानी इंसान की जिंदगी में या इंसान की सेहत के लिए ऐसी खुराक, जिस खुराक में ताज़ा खाने हों, ऐसे खाने हो जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज हों और जिसके अंदर ग़िज़ाइयत हो। ऐसे खाने नहीं जैसे क्या कहते हैं, आपने समोसा खा लिया और पेट में जलन ही जलन हो रही है और शिकायत हो रही है और आपको उसका फायदा होने के बजाय जो है आपका पेट खराब हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसे खाने नहीं। न्यूट्रिशियस फूड ऐसे खाने को बोलते हैं जिसके अंदर जिसकी वजह से आपके जिस्म को जिस ग़िज़ाइयत की, जिस तवानाई की और कुव्वत की जरूरत है, वो खाना आपकी उन कमियों को पूरा कर सके, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड।
बैलेंस्ड डाइट ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर तमाम चीज़ें मुतवाजिन हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है फैट बहुत ज़्यादा हो गया, या उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो गया, या उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसी खुराक जिसके अंदर आपकी कैलोरीज, आपके कार्ब्स, आपका फाइबर और आपका सोडियम और आपका शुगर, ये तमाम चीज़ें मुतवाजिन अंदाज से आपके जिस्म में पहुंचता रहे, और जिस्म के अंदर जो खाने की कमी है या जो जिन अज्जा की कमी है जिस्म के अंदर, वो पूरी होती रहे। इसकी क्या अहमियत है? एक तो इस पॉइंट को सामने रखना है, जब आप लिखेंगे इस रिपोर्ट को, ये पॉइंट सामने रखकर लिखना है। तो हर पॉइंट पर आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आपका ये तकरीबन 500 अल्फाज का, 400 से 500 अल्फाज का बन जाएगा। एक हो गया, पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एडिक्वेट एक्सरसाइज एंड स्लीप, यानी काफी मिकदार में वर्जिश और काफी मिकदार में नींद का हासिल होना, ये भी इंसान की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर इंसान एक्सरसाइज सही से नहीं करे और अगर इंसान की नींद पूरी ना हो, तो अगरचे वो कैसा भी हो, उसकी सेहत जो है वो बरकरार नहीं रह सकती, ज्यादा देर तक उसकी सेहत बरकरार नहीं रह सकती। इसलिए एडिक्वेट यानी काफी मिकदार में एक्सरसाइज, इतनी एक्सरसाइज कि इंसान का हाथ पैर जो है वो चलता रहे और इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही काम करता रहे, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही काम करता रहे, दिमाग जो है वो सही काम करता रहे, जिस्म के आज़ा को दिमाग जो ब्लड जो है वो सही तरीके से पंप होता रहे। ये तमाम चीजें करने के लिए एक्सरसाइज जो है, खेल कूद है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, हल्का फुल्का कोई भी खेल, कोई भी एक्टिविटी ऐसी जिसमें वर्जिश जिस्म की हो जाए, भाग दौड़ हो जाए, ऐसी वर्जिश से जिस्म को फायदा होता है। और इसी तरीके से नींद अच्छी मिकदार में पूरी होना, एक नौजवान के लिए तो 7 से 8 घंटे की नींद का पूरा होना 24 घंटे में, और नींद भी ऐसी जो नींद अनइंटरप्टेड हो, ठीक है, यानी कि सुकून से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे तो मिनिमम जरूरी है, और 8 घंटे, वरना ये कि उसको बगैर किसी रुकावट के, बगैर आंख खुले और बगैर परेशानी के उसकी नींद पूरी हो, तो इंसान का जिस्म जो है वो रिचार्ज हो जाता है, वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सामने रखते हुए इस मजमून को या इस रिपोर्ट को लिखना है, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखना है। अच्छा जी, तीसरा, पॉजिटिव माइंड, यानी आपका जहन जो है वो मुस्बत हो। ऐसा नहीं कि आपका जहन जो है तामीरी कामों के बजाय तखरीबी काम आप सोच रहे हैं, आपका जहन फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कैसे पहुंचाना है लोगों को इस बारे में सोच रहा है। अगर आपका जहन पॉजिटिव नहीं होगा, सोच और फिक्र मुस्बत नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, तो जो नताइज मुरत्तब होते हैं नेगेटिव सोच के, नेगेटिव ख्याल के, नेगेटिव अफकार के आपके जहन पर और फिर नतीजतन आपके जिस्म पर, वो भी इंतहाई क्या कहते हैं, नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए इंसान को हमेशा पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी आपको सामने रखकर इन तमाम पर एक एक पैराग्राफ मौजूद है। हाउ टू लीड अ हेल्दी लाइफ, एक सेहतमंद जिंदगी, हेल्दी लाइफ, एक सेहतमंद जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, इस पर भी, इसको भी सामने रखकर वो क्या क्या अनासिर और क्या क्या असबाब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनके सामने रखकर आप जो है एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, उसको जो है शामिल करके आपको ये रिपोर्ट अपनी मुकम्मल करनी है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी पर असर जो है बहुत ज्यादा होता जा रहा है, और इस सोशल मीडिया के हमारे जिंदगी पर असर होने की वजह से हमारे जिस्म पर बहुत से मनफी असरात और नुकसानात हो रहे हैं। तो सेहत के उन्वान से आपका सोशल मीडिया के क्या असरात हैं, इस बात को भी इस मजमून के अंदर शामिल करना है। चेंज इन लाइफ स्टाइल पैटर्न्स, लाइफ स्टाइल जो है यानी तर्ज माश और तर्ज जिंदगी जो है, इसका जो पैटर्न है, इसका जो अंदाज है, वो भी वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि मगरिब के बाद लोग जो है खाना खाते थे, या मगरिब के शाम के वक्त लोग खाना खाते थे और ईशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जाते थे। अब क्या बन गया है पैटर्न, अब क्या अंदाज बन गया लोगों का कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक जागते रहते हैं और सुबह उठते हैं फिर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। ठीक है, तो ये जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल के अंदर जो तब्दीली है, ये तब्दीली जो है जाहिर सी बात है सेहत पर मुअस्सिर हो सकती है।
और ऐसी लाइफ स्टाइल जिंदगी के अंदर या अपने लाइफ स्टाइल में उन तमाम चीजों को शामिल करना चाहिए जो सेहत के उन्वान से आपके लिए फायदेमंद और मुअस्सिर हो, और जो नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। उन लाइफ स्टाइल को और ऐसे आदात को, ऐसे अतवार को, ऐसे तरीकों को, ऐसे रवैयों को आपको छोड़ देना चाहिए, उनसे परहेज और गुरेज करना चाहिए। अच्छा जी, इसको भी आपको शामिल करना है। इंडिविजुअल हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्थ ऑफ नेशन। आखिरी पॉइंट इसके अंदर यह है कि एक इनफिरादी सेहत, यानी जब एक मुल्क के एक फर्द की सेहत अच्छी रहेगी और मुल्क के हर अफराद अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, तो नतीजतन क्या होगा कि पूरे मुल्क की सेहत भी जो है उसमें भी कंट्रीब्यूशन होगा। हर आदमी अगर अपनी सेहत का ख्याल रखे तो ये पूरा मुल्क सेहतमंद हो जाएगा। अफजाल साहब सेहतमंद हो जाएंगे, हम सेहतमंद हो जाएंगे, ठीक है, आप सब तलबा जो हैं आप भी सेहतमंद हो जाएंगे। अगर हम सब अपने सेहत का ख्याल रखेंगे तो हमारा पूरा इंडिया जो हो जाएगा वो सेहतमंद हो जाएगा, ठीक है, हेल्दी इंडिया हो जाएगा। अच्छा जी, इस पॉइंट को भी सामने रखकर, अच्छा ये काफी लंबा मजमून है, ठीक है, तकरीबन ये 1.5 सफ़े का है, तो इसको मैं एक एक लफ्ज करके अगर समझाऊंगा तो काफी वक्त भी लगेगा और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। अलबत्ता ये मैंने यहां पर लिख दिया है, हेल्थ इज वेल्थ, इसको आप पढ़ते हुए, ये किताब में नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है ये किताब के अंदर नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको अपनी तरफ से लिखना था और ये यहां पर जिक्र है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर तमाम पॉइंट्स को इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो हेल्थ इज वेल्थ, ये आप हेडिंग डालेंगे बड़ी सी, फिर उसके बाद ये एक इंट्रोडक्शन, एक तारुफ हो गया सबक का, फिर उसके बाद जितने भी पॉइंट्स ऊपर कहे गए कि इन पॉइंट्स को जिक्र करते हुए लिखना है आपको मजमून, वो तमाम पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको इसको जो है थोड़े मोटे हरफों में लिखना है। जब आप इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में तो जिस तरीके से यहाँ पर मोटे हरफों में लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा हुआ है, इसी तरीके से इसको हाईलाइट कर देना है ताकि ये पॉइंट सामने चेक करने वाले को नजर आ जाए, ठीक है। 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए, और ये बिलाखिर आपका ये कंक्लूजन है, नतीजा है या इख्तिताम है। तो ये तमाम पॉइंट्स हो गए, इनको सामने रखते हुए आपको क्या करना है, ये अपना तैयार करना है। लेट्स वाइंड अप टुडेज सेशन, इंशाल्लाह विल सी ईच अदर ऑन Saturday after Asr, inshallah. All right, people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.